नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में भी चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले साल जब हम यहाँ पर खड़े होंगे तो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 के अंदर होने हैं और 2027 के अंदर होने वाले इस चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बार फिर से चुन के आने के लिए अपना दांव आजमाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव लोकसभा के चुनाव परिणामों से बेहद उत्साहित है। जिस तरह से उन्होंने 37 सीटें समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव के अंदर जितवाई है, उनका ये नारा है कि 37 ही जिताए गए 2027 में समाजवादी पार्टी को। तो क्या अखिलेश यादव इस नारे पर काम कर पाएंगे? अखिलेश यादव के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, इसकी बात करेंगे। और कैसे योगी आदित्यनाथ अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिखर पुरुष बनकर खड़े हुए हैं, इसकी भी बात होगी। अखिलेश यादव के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, इसकी भी बात होगी, क्योंकि अखिलेश यादव इन चुनाव से पहले अधिक से अधिक मुस्लिम नेताओं को समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल करवाना चाहते हैं। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा कि मुस्लिम नेता ही क्यों, और ये कौन कौन से मुस्लिम नेता हैं? इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या असदुद्दीन ओवैसी और उनके चैलेंज से डर गए हैं अखिलेश यादव? क्योंकि उन्हें पता है असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह का प्रदर्शन बिहार के अंदर किया, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में किया, तो ओवैसी उनके सामने मुस्लिम बहुलता वाली सीट पर एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। और आपको पता है ना, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पूरी राजनीति जो है वो मुस्लिम वोटों के आधार पर ही टिकी हुई है। उनका एक बड़ा समीकरण है जिसे मुस्लिम यादव कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बिहार की ही तर्ज पे, क्योंकि यादव भी वहां बड़ी संख्या में है, मुस्लिम भी बड़ी संख्या में है। मुसलमानों की 18 से 20% की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ओवैसी फैक्टर से डर गए हैं अखिलेश यादव? इसके अलावा दूसरा फैक्टर यह है कि क्या वो कांग्रेस से गठबंधन तोड़ेंगे? और इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या वो आजम खान की भरपाई कर पाएंगे? आपको पता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जब भी होंगे तो वे दो ध्रुवीय चुनाव होंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी और उनका अलायंस होगा और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनका अलायंस। तीसरे जगह पर बहुजन समाज पार्टी रह सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 10 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश में आशा के अनुरूप न तो प्रदर्शन किया है और न ही मेहनत। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि मायावती का अपना एक वोट बैंक है, लेकिन उस वोट बैंक के आधार पर वो चुनाव नहीं जीत सकती। उस वोट बैंक को वो पा तो सकती है, लेकिन उनको कुछ जाति के, कुछ समाज के वोट अपने में जोड़ने होंगे। लेकिन इस कठिन प्रतिस्पर्धा में जहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, पीडीए का गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी का गठबंधन है, मायावती की संभावनाएं बेहद कम दिखाई देती हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अखिलेश यादव अपने पीडीए को मजबूत करने के लिए ऐसा क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव दो बड़े मुस्लिम नेताओं को अपनी पार्टी के अंदर शामिल करा रहे हैं। 15 तारीख को ये औपचारिक तौर पर उनकी पार्टी के अंदर शामिल होंगे। एक है बांदा के इलाके से आने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिनको एक जमाने में खुद मायावती मिनी सीएम कहा करती थी, और दूसरे हैं अनीस अहमद और फूल बाबू। ये पूर्वांचल से आते हैं और ये भी 3 बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। पूर्वांचल के यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये एक कद्दावर नेता हैं। अब सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि क्या आजम खान की भरपाई इससे हो पाएगी? बताया जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ज्वाइन कराने के बाद उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आजम खान आते हैं। और हाल ही में जब से वो जेल से छूट के आए हैं, एक तो लगातार उनको जेल यात्राएं करनी पड़ी, कई दर्जन मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, उनके परिवार के ऊपर चल रहे हैं, उनके बेटे के ऊपर चल रहे हैं, उनकी बीबी के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन आजम खान के संबंध हाल ही के दिनों में अखिलेश यादव से बेहद खराब हो चुके हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ को अखिलेश के लिए आजम बचाएंगे, इसकी संभावना मुझे न के बराबर लगती है। आपको पता होगा रामपुर से लोकसभा चुनाव में आजम खान की पसंद के प्रत्याशी को न देकर अखिलेश यादव ने मुहिबुल
मुहिबुल्लाह नदवी को अपना टिकट दे दिया था। और वही मुहिबुल्लाह नदवी जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट की एक मस्जिद के इमाम हैं, वो मुहिबुल्लाह नदवी न केवल चुनाव जीत कर आए बल्कि अखिलेश यादव के बड़े सिपह सलारों में से एक हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्यों, और इससे बड़ा सवाल यह है कि अनीस अहमद और फूल बाबू क्यों। इन दोनों की विशेषताएं बताएंगे, इन दोनों का प्रोफाइल बताएंगे, लेकिन क्या ये आजम खान की भरपाई कर पाएंगे, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। आजम खान न केवल समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे बल्कि मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी बड़ी मजबूत पकड़ थी। अपने तीखे बयानों के लिए हमेशा वे जाने जाते थे, लेकिन योगी सरकार जब से सत्ता में आई है वो ज्यादा समय जेल के अंदर ही बिता रहे हैं। आपको याद होगा जब वो जेल से बाहर आए थे तब अखिलेश यादव जो है वो उनसे मिलने रामपुर भी गए थे, लेकिन उस बातचीत में भी कोई बात जो है सिरे नहीं चढ़ी, ऐसा प्रतीत होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अखिलेश यादव पीडीए को कंसोलिडेट करने के लिए आजम खान की बिना सहमति के नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद जैसे नेताओं को समाजवादी पार्टी के अंदर बिल्कुल ज्वाइन नहीं करवाते। आपको पता है हाल ही के दिनों में मुस्लिम राजनीति के अंदर बड़ी चर्निंग हो रही है। मुस्लिम जो राजनीति है उसके नए नए आयाम लिखे जा रहे हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। वैसे असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में पहले भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन जिस तरह की सफलता उन्हें बिहार में मिली, जिस तरह की सफलता उन्हें महाराष्ट्र में मिली, वैसी सफलता उत्तर प्रदेश में नहीं मिली। लेकिन ऐसा कहते हैं ना, कभी तो फर्स्ट टाइम होता है। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी अपने इस जंग को तोड़ेंगे और एक बेहतर प्रदर्शन करके उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाएंगे? आपको पता है जितनी भी सीमावर्ती सीटें हैं जो नेपाल से लगती हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जितनी सीटें हैं, इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश, वहां पर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है और असदुद्दीन ओवैसी वहीं प्रभावशाली होते हैं जहां पर मुसलमानों की बड़ी आबादी होती है। आपको याद होगा हाल ही में महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर उनको 126 सीटें मिली थी। तो अखिलेश यादव जरूर इस उधेड़-बुन में लगे होंगे कि ओवैसी की इस चुनौती को कैसे रोका जाए, और ओवैसी की इस चुनौती को रोकने के लिए वो बड़ी संख्या में मुसलमान नेताओं को अपने यहां शामिल करा रहे हैं। मैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद के बारे में आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि इन दोनों का प्रोफाइल क्या है और ये कैसे अखिलेश यादव के लिए मददगार हो सकते हैं। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि अखिलेश यादव को ओवैसी से दिक्कत क्या है। आपको पता है चंद्रशेखर आजाद जो अभी एक सिटिंग सांसद हैं, उनकी जो पार्टी है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर गठबंधन कर सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी का हमेशा से ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और वो जिस तरह की तकरीरें करते हैं, जिस तरह की बातें कहते हैं, उससे धार्मिक ध्रुवीकरण होता है और उस धार्मिक ध्रुवीकरण का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। ये हमेशा से समाजवादी पार्टी कहती रही है। लेकिन अब ओवैसी कैसे चुनौती बन रहे हैं और कैसे ओवैसी की काट करने के लिए नए नए मुस्लिम नेताओं को शामिल किया जा रहा है, हम इस पर बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले समझिए कि अखिलेश को ओवैसी से टेंशन क्यों है। अगर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाया तो अखिलेश यादव को मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम बहुलता वाली सीटों पर बड़ा नुकसान हो सकता है। पश्चिमी यूपी में एआईएमआईएम सपा के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है। महाराष्ट्र में भी ओवैसी ने सपा के अबू आजमी का किला ध्वस्त कर दिया था। बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम ने 8 सीटें जीती जबकि सपा को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था। बिहार में भी ओवैसी ने 2020 वाला परफॉर्मेंस दोहराया और कई सीटों पर गठबंधन का खेल खराब किया और 5 सीटें जीती। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या इन्हीं वजहों से असदुद्दीन ओवैसी से डर गए हैं अखिलेश यादव? क्या इसीलिए बड़ी संख्या में मुस्लिम नेताओं को समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल कराया जा रहा है? आप समझ लीजिए कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद कौन हैं और समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन के लिए किस तरह से ये मददगार हो सकते हैं।
नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी के एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। मायावती के कार्यकाल में उनकी तूती बोला करती थी, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मायावती खुद नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मिनी सीएम कहा करती थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांशीराम के साथ की। कांशीराम के साथ वो बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन से जुड़े और इस आंदोलन में उन्होंने लगातार काम किया। 1990 के आसपास वो कांशीराम के साथ जुड़े और कितने वक्त तक काम किया, उन्होंने 2017 तक बहुजन समाज पार्टी के साथ काम किया और मायावती के विश्वस्त सिपा सलारों में से एक रहे। मायावती जो इलेक्शन की स्ट्रेटेजी बनाती थी, मायावती जिस तरीके से सरकार चलाती थी, मायावती जिस तरह से अफसरों को कंट्रोल करती थी, उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी एक बड़ा योगदान होता था। 1991 में वो पहली बार बांदा से एमएलए बने। उसके बाद 1995, 2002, 2003 जितनी बार भी मायावती की सरकार बनी, वो मायावती सरकार के अंदर एक कद्दावर मंत्री रहे और मायावती सरकार के बड़े फैसलों पर उनकी भी छाप हुआ करती थी, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी उस जमाने में बड़े लो प्रोफाइल रहा करते थे, कैमरे के सामने नहीं खड़े होते थे, कैमरे वालों को कोई साउंड बाइट नहीं देते थे, ना इंटरव्यू देते थे, क्योंकि उनको पता था उनकी एक ही बॉस है मायावती, और अगर उन्हें खुश करके रखना है तो ना कैमरे के सामने जाना होगा, ना खुद को हाई प्रोफाइल बनाना होगा, और ना ही उनको कोई ऐसी काम करते हुए दिखाई देना होगा जिसके चलते मायावती उनसे नाराज हो जाए। इस दरमियान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मुस्लिम वोट बैंक को मायावती के साथ जोड़ने के में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा 2007 के अंदर मायावती खुद सत्ता के अंदर आई थी और उन्होंने 2007 में अपनी सत्ता अपने बल पर बनाई थी। उस वक्त उन्होंने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों का एक गठजोड़ बनाया था, जो उनका विनिंग फैक्टर या विनिंग कॉम्बिनेशन साबित हुआ था। उसमें भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एक बड़ी भूमिका रही। लेकिन आपको पता है बीएसपी के अंदर क्या होता है। बीएसपी के अंदर कोई इंसान लंबे समय तक टिक जाए तो वो भी अपने आप में एक आश्चर्य होता है। 2017 में उनके मायावती से संबंध खराब हो गए। 2017 के अंदर ही मायावती अपना चुनाव हारी थी और 2017 में ही उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनके बेटे को पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद 2018 में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे और उनकी पत्नी तीनों कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पश्चिमी यूपी का प्रभारी बनाया और पश्चिमी यूपी का प्रांत अध्यक्ष बनाया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उस दौरान पश्चिमी यूपी में बहुत चप्पलें घिसी, लेकिन उसका कोई आशातीत परिणाम उनको न तो मिला कांग्रेस पार्टी को और न ही मिला नसीमुद्दीन सिद्दीकी को। 25 जनवरी को उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और 25 जनवरी को कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद अब 15 तारीख को वो समाजवादी पार्टी के अंदर साइकिल की सवारी करने वाले हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में पहचाने जाते हैं। ऐसे में आजम की काट के तौर पर उन्हें अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतारा गया तो क्या आजम की न होने की भरपाई कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी और आजम खान में एक बेसिक अंतर है। आजम खान बहुत फायर ब्रांड नेता है, वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने आप को लो प्रोफाइल रखते हैं, कम बोलते हैं, शब्दों पर उनकी बहुत बेहतर पकड़ नहीं है। ऐसे में आजम खान की जगह की भरपाई के लिए अखिलेश यादव किस तरह की रणनीति के साथ अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को उतारते हैं, इस पर भी सबकी नजरें लगी होंगी। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस से गए हैं, इसीलिए कांग्रेस इस बात से अखिलेश यादव से बेहद नाराज है कि वो कांग्रेस से इस्तीफा दिए एक व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि ऐसा करके समाजवादी पार्टी गलत कर रही है। गठबंधन धर्म में ऐसा ठीक नहीं है कि हमारी पार्टी से बाहर हुए नेता को समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के अंदर शामिल कर ले। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव का कांग्रेस पार्टी से मोहभंग होता जा रहा है। हाल ही के दिनों में ऐसे कई संकेत मिले हैं सीट शेयरिंग को लेकर, जिसमें अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच की तनातनी सामने आई है। आपको पता है जो
अखिलेश यादव की पार्टी है उसने लोकसभा की 37 सीटें जीती है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा की 6 सीटें जीती है। ऐसे में बड़ी दिक्कत होगी जब समाजवादी पार्टी को अपने हिस्से की सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को देनी होंगी, और कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब बड़े छोटे भाई की भूमिका में ही सही, लेकिन बड़े चंक या बड़ी सीटों को लेकर अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरना चाहिए। ऐसे में क्या आने वाले समय में अखिलेश का मोहभंग होगा और अखिलेश इसी तैयारी के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू को अपनी पार्टी के अंदर शामिल करा रहे हैं? क्या इसे पीडीए को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जाए और ये देखा जाए कि आने वाले समय में वो कांग्रेस को धता बता सकते हैं? इस पर भी हमारी नजरें लगी होंगी। अब सवाल खड़ा होता है, अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू कौन हैं? अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू बहुजन समाज पार्टी से आते हैं। 3 बार वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे हैं, और इसके अलावा जो है फूल बाबू मायावती की सरकार के अंदर मंत्री भी रह चुके हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद के बाद आने के बाद समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत होगी? क्या पूर्व और पश्चिम दोनों में वो अपने मुसलमान वोटों को और कंसोलिडेट कर पाएंगी? इस पर हम सबकी नजरें लगी होंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से आने वाला समय बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, और इस महत्वपूर्ण समय की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे।